नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इधर आपको लेखपाल की बहुत अच्छी तैयारी कराई जा रही है। धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं और आपको मैथ का, जीएस का और साथ में जो सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश हिस्सा है जिससे क्वेश्चन आते हैं, उसके भी टॉपिक को कवर किया जा रहा है जो है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ जो है कि आप लोग मुझे जो है फेसबुक पर एक ही जगह फॉलो कीजिए। मैंने फेसबुक पर एक पेज बना दिया है जो है, ठीक है। इस पेज का नाम है द चैलेंजर गुरु, ठीक है, द चैलेंजर गुरु। और आप लोग मुझे लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं जो है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब लोग एक ही जगह पे आएँ जो है। इसके बाद आप लोग जो है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, वो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9450 84 66 79 है, ठीक है। तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम के भी लिंक पर करिए सारे वीडियो, और वहाँ पे स्पेशल नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। जो वीडियो बन रहे हैं उनके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे जो है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश में लेक्चर 1 हो चुका है जो है, ठीक है। और इस लेक्चर में जो है हम लोगों ने जो है बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, रोजगार प्रदान करने में कृषि का क्या योगदान था जो है, कृषि में उत्पादकता के क्या कारण थे, ठीक है, सब तकनीकी कारण। इसके बाद भूमि सुधार पढ़ा था। भूमि सुधार की जो उस समय पे प्रथाएं थी जो है, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और ज़मींदारी प्रथा, उसके बारे में डिटेल से बताया गया जो है। आज हम इसका दूसरा लेक्चर लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं। आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या टॉपिक है हमारा। सबसे पहले भूमि सुधार तक तो हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन भूमि सुधार करने का उद्देश्य क्या था, इसको देखना पड़ेगा जो है। आइए समझते हैं। आप जानते हैं कि जमींदारी व्यवस्था ने एक परजीवी वर्ग को पैदा कर दिया जो दूसरों की मेहनत पर पलता था। पिछले में हम लोगों ने एक जमींदारी प्रथा का वर्णन किया था। आप जानते हैं कि जमींदारी प्रथा का आरंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में सन 1793 ईस्वी में किया था, ठीक है। इसके अंतर्गत जमींदार कृषकों को कृषि के लिए जमीन दे देते थे और उनसे ज़्यादा लगान वसूला जाता था, ठीक है। और जब मर्जी हो कृषकों को खेती से बेदखल कर दिया जाता था। तो परजीवी का मतलब जो दूसरों के ऊपर जीवित रहे जो है। परजीवी का मतलब क्या है, जो दूसरों के ऊपर जीवित रहे। तो कुछ लोग इस तरीके से ऐसे वर्ग हो गए थे, कुछ ऐसे व्यक्ति लोग हो गए थे जो है, एक ऐसा समाज का वर्ग हो गया था जो दूसरों के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी हो गई थी, ठीक है। और साथ ही अपने आर्थिक व सामाजिक प्रभुत्व के कारण यह परजीवी वर्ग, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परजीवी वास्तविक काश्तकारों से उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा छीन लेता था। आप जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ये लोग जो है छीन लिया करते थे जो है, ठीक है। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था में भी इसी प्रकार के दोष उत्पन्न हो गए। तो जितनी भी प्रथाएं थी जो है उस समय, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था, सब में इस तरह के दोष उत्पन्न हो गए, ठीक है। इसलिए स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधारों को लागू करते समय निम्न उद्देश्यों को सामने रखा गया, ठीक है। देखिए, पहला उद्देश्य
आइए देखा जाए जो है क्या क्या उद्देश्य थे जो है जब इसको लागू किया गया जो है। ठीक है, आइए देखिए क्या क्या उद्देश्य थे जो है। पहला था पुराने भूमि संबंधों को समाप्त करना तथा एक ऐसी नई व्यवस्था को जन्म देना जिसमें भूमि पर खेती करने वाले ही उसके वास्तविक स्वामी हों। ठीक है, तो पुरानी भूमि के जो भी लोगों से संबंध थे, जिनके पास थी नहीं थी क्या था, उनसे टोटल संबंध इनको समाप्त कर देना था, ये बात एक सामने रखनी थी। और जिसमें और एक नई ऐसी व्यवस्था को जन्म देना जिस भूमि पर खेती करने वाले का ही वास्तविक स्वामी हो। ठीक है, इसके बाद भूमि व्यवस्था के अंतर्गत होने वाले सभी प्रकार के शोषण व सामाजिक अन्याय को समाप्त करना था। काश्तकारों की स्थिति को मजबूत बनाना था। ग्रामीण जनसंख्या के सभी वर्गों को समान अधिकार व समान अवसर प्रदान करना था। ठीक है, तो मजबूती प्रदान करना था, जो ग्रामीण जनसंख्या थी सबको एक समान अधिकार, ये सब चीज़ें प्रदान करना था। ठीक है, तो अब इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो भारत सरकार थी इसने कुछ कदम उठाए जो है। क्या कदम उठाए? ठीक है, मध्यस्थतों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार और कृषि का पुनर्गठन। ठीक है, कृषि का पुनर्गठन। तो ये एक तरीके से 3 तरह के इन्होंने स्टेप उठाए। आइए इनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये क्या भूमि सुधार कार्यक्रम में मध्यस्थतों का उन्मूलन क्या था जो है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इसको जो है। देखिए मध्यस्थों का उन्मूलन, जो लोग बीच में मध्यस्थता करते थे जो है, तो उनके बारे में भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू करते समय बिचौलियों की समाप्ति को मुख्य आधार बनाया गया। जो लोग इमीडिएटर हुआ करते थे उनको आधार बनाया गया। स्वतंत्रता के समय देश का 57% क्षेत्र जमींदारी व्यवस्था के अधीन था। ठीक है, 57 लगभग आप ये जान लीजिए जो है 60, आधा से ज़्यादा क्षेत्र जो था वो जमींदारी व्यवस्था के अधीन था। पहली योजना के अंत में सरकार द्वारा यह दावा किया गया था कि कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों को छोड़कर बिचौलियों का पूरी तरह उन्मूलन किया जा चुका है। जब पहली योजना बनाई गई जो है, ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में काम ज़्यादा मुश्किल नहीं था, किंतु स्थायी बंदोबस्त व जागीरदार वाले क्षेत्र जैसे बिहार, राजस्थान, सौराष्ट्र, ठीक है, सौराष्ट्र व पश्चिमी बंगाल जो है, इन सब जो स्थायी जहाँ पे बंदोबस्त थे जो है, भूमि रिकॉर्ड व प्रशासनिक तंत्र के अभाव में काम मुश्किल था। लेकिन पहली योजना के अंत तक सरकारी दावा था कि मध्य क्षेत्र से जो है 17.30 करोड़ एकड़ जमीन से लेकर 2 करोड़ काश्तकारों को लाभ पहुंचाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो है, 2 करोड़ काश्तकारों को उस समय जो है लाभ इसके द्वारा पहुंचाया गया जो है। आइए देखें आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या था जो है। आलोचनात्मक मूल्यांकन में जो है जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन से संबंधित कार्यों को पूरी तरह लागू करने में बहुत लंबा समय लगा। ठीक है, तो इनका जो इन लोगों को हटाने के लिए काफ़ी समय लग गया, क्योंकि जमींदारी में ज़बरदस्त रोष व्याप्त था, जिस कारण से उन्होंने उन्मूलन से संबंधित नियम कानूनों को लागू करते समय तरह तरह की अड़चनें पैदा की। उन्होंने न्यायालय का सहारा लिया तथा जब वे अंततः हार गए तो भूमि रिकॉर्डों व दस्तावेजों को सौंपने में आनाकानी करने लगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो है कि क्या क्या उस समय आलोचनात्मक मूल्यांकन में जो है क्या क्या समस्याएं आई जो है। आप जानते हैं कि भाई जिसका कमीशन जो छिन जाएगा, जो इनको कमीशन मिलता था बीच बीच में जो है, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ज़मीन का ये लोग प्रॉफिट कमाते थे, तो इनको ये काफ़ी चीज़ें बुरी लगी जो है, और इन्होंने काफ़ी अड़ंगे इस कानून को लाते समय जो है पैदा किया जो है। इन्होंने कोर्ट का भी सहारा लिया लेकिन ये हार गए। इसके बाद इन्होंने रिकॉर्ड दस्तावेज को भी देने में जो है लेट लतीफ़ी की। ठीक है, इसके बाद आइए देखें
उन्मूलन से संबंधित कानूनों में भी दोष व्याप्त थे। खुद कास्ट की परिभाषा में अब क्या था, यदि जमींदार या उसके परिवार का कोई सदस्य केवल देख रेख करता है तो भी इसे खुद कास्ट मान लिया गया जो है। ठीक है, जमींदार या उसके परिवार का कोई भी सदस्य केवल देख रेख करता है तो उसे भी खुद कास्ट मान लिया। यद्यपि सरकारी दस्तावेज में दावा किया गया था कि जमींदारी प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन किया जा चुका है, परंतु वास्तव में जमींदारी ने अपना रूप बदल लिया है। ठीक है, सरकार दावा कर रही थी मगर उसने अपना एक रूप बदला था जो है। डेनियल टार्नर ने अपने सर्वेक्षण में पाया कि बिहार में 500 से 1000 एकड़ की कृषि जोतें मौजूद हैं और जमींदारी का पुराना ढांचा पूर्ववत बना हुआ था। ठीक है, इसके बाद आइए देखिए नेक्स्ट जो है, इन तथ्यों को देखते हुए यह नहीं माना जा सकता था कि जमींदारी उन्मूलन के कार्य पूरी तरह से असफल रहे। वास्तव में स्वतंत्रता के बाद खेती करने वाले वास्तविक लोगों का शोषण कम हुआ तथा सामंती ढांचा पूरी तरह से समाप्त हो गया। सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण कार्य बेनामी भूमि का पता लगाकर उसे भूमिहीन किसानों में बांट दिया गया। 1967 ईस्वी में 23.8 लाख एकड़ बेनामी भूमि भूमिहीन किसानों में बांटी गई। ठीक है, 1967 ईस्वी में 23.8 लाख एकड़ जो भूमि थी जो है, जो बिना किसी के नाम थी या जो है, या जो उनके पूर्वज मर गए उनका कोई लेन देनदार नहीं था, सरकार ने पता लगाया जो है और इस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जो है। ठीक है, इसके बाद आइए काश्तकारी सुधार में देखें गवर्नमेंट ने क्या किया था जो है। काश्तकारी सुधार में से मतलब कृषि संबंधित उस प्रणाली से होता है जिसमें भूमि का मालिक खुद खेती नहीं करता बल्कि जमीन काश्तकारों को पट्टे पर दे देता है। ठीक है, तो इसमें जो जमीन का जो मालिक था वो खुद खेती नहीं करता था, तो इसमें क्या सुधार किया गया, पट्टे पर खेती। भारत में जमींदारी या रैयतवाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पट्टेदारी व्यवस्था थी। सामान्यतः पट्टेदार किसानों के 3 वर्ग थे, स्थायी काश्तकार, इच्छाहीन काश्तकार और उप काश्तकार। ठीक है, तो जो पट्टे की जो खेती थी जो किसानों के 3 वर्ग में डिस्ट्रीब्यूट थे, जो स्थायी काश्तकार थे, इच्छाहीन काश्तकार थे, उप काश्तकार थे जो है। ठीक है, तो आइए देखें इसके बारे में। स्थायी काश्तकार के पट्टेदार हक स्थायी थे। जो स्थायी काश्तकार थे उनका जो हक था वो स्थायी था, उन्हें पट्टेदारी की स्थिरता और सुरक्षा प्राप्त थी। व्यवहार में स्थायी काश्तकार भूस्वामी के रूप में स्वीकारा जाता है, परंतु ऐच्छिक काश्तकार व उप काश्तकारों की स्थिति दयनीय थी। जो आपके ऐच्छिक काश्तकार उप काश्तकार थे उनकी दयनीय थी। इस तरह से शोषण होता था, जैसे लगान में बार बार वृद्धि कर दी जाती थी, छोटी छोटी बातों पर बेदखली आदि अनेक उपायों द्वारा उनका शोषण किया जाता था। मतलब इन पे उनका हक था नहीं, इसलिए बार बार उनके लगानों पर जो है वृद्धि कर देते थे और डांटते थे खूब उनका। ठीक है, अतः पट्टे के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए इस प्रकार के किसानों का सरकार से प्रत्यक्ष संबंध बनाना आवश्यक था। नेशनल सैंपल सर्वे ने 1953-54 ईस्वी में ऐच्छिक काश्तकारी व उप काश्तकारी के अनुमान प्रस्तुत किए थे। ठीक है, आइए देखें इन अनुमानों के अनुसार पूरे भारतवर्ष में 25% भूमि पट्टे पर दी गई। ठीक है, इसके अनुसार भारतवर्ष में 25% भूमि जो है पट्टे पर दी गई। पट्टेदारी में सुधार के जो नियम थे उनको आइए देखा जाए। पहले तो लगान का नियमन क्या था जो है, स्वतंत्रता से पूर्व लगान या तो प्रथा के आधार पर नियमित किया जाता था या मांग और संभरण की बाजार शक्तियों के आधार पर। लगान का बोझा भी बहुत ज़्यादा था जो कुल उत्पादन का 34 से 75% था जो है। इस कारण कानून बनाकर लगान में कमी करना आवश्यक था। इस संदर्भ में प्रथम और द्वितीय योजना में यह सिफारिश की गई कि लगान सकल उपज का 1/4 अथवा 1 माह से अधिक नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद जो आपकी योजनाएं आती गई भारत सरकार की, जो पंचवर्षीय योजनाएं आती गई, उनमें इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया। जो 34 से 75% उस समय था, उस समय ये बताया गया कि जितना उपज होगा जो है उसका 1/4 या 1 माह से अधिक आपका, मतलब कि लगभग आपका ये मान लीजिए 20 to 25%। क्लियर बच्चों, आइए देखें। विभिन्न राज्यों ने नियमन के लिए आवश्यक कानून बनाए, किंतु अलग अलग राज्यों की नियत की गई लगान दरों में अब भी अंतर है। कुछ राज्यों में तो लगान की सीमा उपज का 50% तक निर्धारित किया गया,
पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों में लगान की एक निश्चित दर ने स्वीकार कर लिया। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब चीज़ों में जो है इन्होंने नहीं एग्री किया जो है, और इसके अलावा बाकी सब लोगों ने एग्री कर लिया। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद हमारा कास्ट अधिकार की सुरक्षा। आर्थर यंग का कथन है कि किसी व्यक्ति को उजाड़ बंजर भूमि का सुरक्षित स्वामित्व प्रदान कर दो, वह उसे हरे भरे बाग में बदल देगा, और उसे हरा भरा बाग 9 वर्ष के लिए पट्टे पर दे दो, वह उसे मरुभूमि बना देगा। कास्ट अधिकार की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सही है। ठीक है, तो ये थे आपके आर्थर यंग था, उन्होंने कहा कि भाई किसी को बंजर भूमि प्रदान कर दिए, 9 साल के लिए उसको दे दीजिए पट्टे पर जो है। ठीक है, वो उसको हरा भरा अपना बना लेगा जो है। आगे देखिए, विधान का उद्देश्य इच्छा अनुसार किसानों को स्थायी स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना है। कास्ट की सुरक्षा से संबंधित कानून बनाने समय 3 आधारभूत उद्देश्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ठीक है, इन्होंने 3 बनाया। कानून की धाराओं के बाहर किसानों की बेदखली न हो, भूस्वामी को केवल स्वयं कास्ट के लिए ही भूमि पुनः प्राप्त करने की इजाज़त हो। ठीक है, और एक तीसरा पॉइंट था, भूमि पुनः प्राप्त करने पर किसानों के पास जो है नियत न्यूनतम भूमि रहने दी जाए। ठीक है, जब तक वो भूमि दोबारा न पा सकें। स्वयं कास्ट की दोषपूर्ण परिभाषा अपनाने से तथा भूस्वामित्व को खुद कास्ट के लिए जमीन वापस लेने का अधिकार देने से काश्तकारों की स्थिति दयनीय हो गई। चौथी पंचवर्षीय योजना में सिफारिश की गई सभी कास्ट अधीन भूमि को स्थायी रूप से कास्ट अधीन घोषित कर दिया गया, और गलत ढंग से बेदखली होने पर भूस्वामिकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जब चौथी पंचवर्षीय योजना आया तो उसमें जितने सभी कास्ट अधीन भूमि को स्थायी रूप से कास्ट अधीन घोषित कर दिया गया। ठीक है, और जो लोग गलत ढंग से बेदखली कर रहे थे उन भूस्वामिकों के प्रति कार्रवाई की गई। आगे देखिए नेक्स्ट क्या था। इसके बाद जो है एक अन्य गंभीर समस्या स्वैच्छिक समर्पण की है। कई भूस्वामियों ने कानून से बचने के लिए काश्तकारों पर दबाव डाला कि वे अपनी इच्छा से भूमि का परित्याग, अतः इसके लिए भी चौथी पंचवर्षीय योजना में सुझाव दिया गया जो है। तो आप जानते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है कुछ लोग थे जो है जो दबंग टाइप के थे, इन्होंने जो है इन लोगों पर दबाव डाला कि आप अपनी ज़मीन हमको दे दीजिए जो है। लेकिन इसके लिए भी गवर्नमेंट ने जो है अपना जो है एक नियम बनाया जो है, क्या बनाया जो है, ठीक है, जो भी काश्तकार अपनी इच्छा से भूमि छोड़ता है उस पर भूस्वामी का हक न होकर सरकार का हक है। ठीक है, अगर कोई अपनी ज़मीन छोड़ता है तो सरकार के फेवर में चली जाएगी। यह सुझाव केवल गुजरात, हिमाचल, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल की सरकारों ने अपनाया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो है। कास्ट अधिकार की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को प्रभावकारी ढंग से लागू तभी किया जा सकता जब सही व नवीनतम भूमि का रिकॉर्ड उपलब्ध हो, परंतु ऐसा देखा गया है कि कई राज्यों में या तो काश्तकारी से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं है या फिर बहुत पुराने व अपूर्ण है। 7वीं योजना में इस संदर्भ में कुछ उपाय अपनाए गए जो है। जानते हैं इसके नियम को कायदे से तभी किया जाए जब प्रॉपर रिकॉर्ड हो। ठीक है, 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके में जो है ये सब चीज़ें धीरे धीरे अवेलेबल हुई, जिनकी सफलता के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए क्या था, काश्तकारों के स्वामित्व अधिकार। भूमि सुधार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य काश्तकारों के लिए स्वामित्व अधिकार की व्यवस्था करना था। इसके लिए तीसरी योजना में यह कहा गया कि वैकल्पिक अधिकार को समाप्त करके काश्तकारों को भूमि खरीदने के लिए कहा जाना, क्योंकि इससे पहले दूसरी योजना में उन भू क्षेत्रों जिन्हें भूस्वामी पुनः प्राप्त नहीं कर सकते थे में काश्तकार का भूमि खरीदने का अधिकार वैकल्पिक था। यहाँ पे एकदम जो है वैकल्पिक जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और क्या नाम है ये कहा गया कि भाई जो है आप लोग जमीन पूर्णतः खरीद लीजिए। इस उद्देश्य के लिए अनेक राज्यों में विधान भवन बनाया गया। पंजाब में भूमि खरीदने का अधिकार वैकल्पिक है, पंजाब में वैकल्पिक, गुजरात, केरल, उड़ीसा। ठीक है, तो गुजरात, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में संघीय क्षेत्रों में विधान बनाया जा चुका है। दूसरी ओर कुछ राज्यों जैसे असम, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु में खरीद का वैकल्पिक अधिकार तक न होना बहुत निराशा की बात है। मतलब इन सब राज्यों में ये जान लीजिए कि असम, बिहार, जम्मू इन सब में अभी भी जो है वैकल्पिक ही है जो है।
आगे देखिए, सरकार द्वारा जोतों की सीमा बंदी, ठीक है, लंबे समय तक जोतों की उच्चतम सीमा निर्धारित करने की ओर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। जिन राज्यों ने इस संबंध में कुछ कानून बनाए भी तो उनमें एक तो जोत की सीमा बहुत ऊंची रखी गई और दूसरा सीमा निर्धारण के लिए परिवार को इकाई न मानकर व्यक्ति को इकाई मान लिया गया। इस संदर्भ में राज्यों की स्थिति भी भिन्न भिन्न थी। जो कानून बनाए भी गए उनको ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया। ठीक है, जोतों की जो सीमा बंदी थी जो है, इसको जो है प्रॉपर ढंग से राज्य जो है अपना निर्धारित किए, मगर वो नियम सही से चल नहीं पाया जो है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि परिवार को न ध्यान की देके उसके केवल एक व्यक्ति को किया जो है। अब देखिए, अतः विभिन्न राज्यों के कानूनों में एकरूपता लाने के लिए जुलाई 1972 में मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई। इस नीति की क्या विशेषता थी? जोतों की उच्चतम सीमा को असिंचित क्षेत्रों में 54 एकड़ तक तथा सिंचित क्षेत्रों में 18 एकड़ तक सीमित कर दिया जाए। जोत की जो उच्चतम सीमा थी, इसको जो असिंचित क्षेत्र थे उनमें 54 एकड़ और सिंचित क्षेत्रों में 18 एकड़ तक सीमित कर दिया गया। उच्चतम सीमा निर्धारण के लिए व्यक्ति को छोड़कर परिवार को एक इकाई मानने का। अब देखिए, यहाँ पे व्यक्ति को छोड़कर परिवार को इकाई माना गया। उच्चतम सीमा कानूनों से रियायतों व छूटों को कम किया जाए और प्रस्ताव में कहा गया कि बेनामी हस्तांतरण को रोकने के दृष्टिकोण से कानून को पहले की किसी अवधि से लागू माना जाए। इसका यह लाभ होगा, उस समय के बाद से सारे हस्तांतरण गैर कानूनी करा दिया जाए। मतलब एक टाइम पीरियड के बाद इन्होंने कहा कि जो बेनामी हस्तांतरण थे, कुछ इसके पहले की कोई अवधि फिक्स कर दिया जाए, ताकि जो है उसके समय के बाद के जो सारे हस्तांतरण थे वो गैर कानूनी हो जाएंगे जो है। क्लियर है? आइए देखिए, इसके बाद जो है इन कानूनों को संविधान की नवी सूची में शामिल कर लिया गया है। इस नीति के परिप्रेक्ष्य में लगभग सभी राज्यों ने अधिकतम सीमा कानून प्राप्त किए, परंतु व्यवहार में इन्हें नहीं अपनाया जा सका। उदाहरण जैसे 1991 तक कुल 29.3 लाख हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त भूमि घोषित की गई, जिसमें से 25.3 लाख हेक्टेयर भूमि पर सरकार ने अधिकार प्राप्त कर लिया तथा 19.5 लाख हेक्टेयर भूमि 46 लाख लोगों में वितरित, अर्थात केवल 1.7% भूमि को अतिरिक्त घोषित कर कुल कृषित भूमि का 1% वितरित कर दिया गया। ठीक है, अतः जोतों की सीमाबंदी से संबंधित प्रगति अत्यंत निराशाजनक, बहुत ही कम परसेंटेज में ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है जो है। ठीक है, अब देखिए, जो ये भूमि सुधार बनाया गया जो है, फिर कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की जो है। ठीक है, क्या आलोचना थी, क्या इसके कानून में क्या दोष थे जो है, आइए देखें। भू सुधार नीति की सर्वप्रथम आलोचना संबंधित कानूनों के विभिन्न दोषों के आधार पर की जाती है। ठीक है, क्या क्या कमियां थी जो है, इसमें जो है 4 मुख्य कमियां हैं जो है, आइए देखा जाए जो है। पहली कमियां क्या थी जो है, विभिन्न राज्यों में कानूनों में खुद कास्ट की परिभाषा दोषपूर्ण थी, जिसमें जमींदारी प्रथा का केवल नाम बदल गया था और वह पूर्ववत बनी रही। मतलब एक तरीके से केवल बस नाम बदला था, बाकी चीज़ें सेम थी। सीमाबंदी कानूनों से बचने के लिए जमींदारों ने काफ़ी बड़ी भूमि अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर हस्तांतरित कर दी। सीमाबंदी से जो ये बचना के लिए इन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पे कर दी। कुछ राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम आदि में बटाई के आधार पर खेती करने वाले वो को काश्तकार का दर्जा नहीं मिला, जबकि वह बहुत बड़ी भूमि पर काश्त करते थे। अनुमान यह भी है कि भारत में बिना रिकॉर्डों की मौखिक काश्तकारी भी बहुत है। ठीक है, तो बिना रिकॉर्ड के देख लीजिए कितना लंबा है काश्तकारी जो है। लंबे समय तक भूस्वामियों द्वारा काश्तकारियों को भूमि छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया गया। अंतिम विभिन्न राज्यों तथा एक ही राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि की उच्चतम सीमा में काफ़ी अंतर रहे हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं जो है, देख लीजिए। फिर इसके बाद एक राजनीतिक इच्छा का अभाव भी था। किसी भी कानून की सफलता के लिए सरकार में उसे लागू करने की राजनीतिक इच्छा और संकल्प का होना आवश्यक। भारत में भूमि सुधारों के क्षेत्र में बहुत कम उपलब्धि इस बात को सिद्ध करती कि राज्य सरकारें भूमि सुधार के कानूनों को लागू करने के लिए बहुत उत्सुक थीं। यह केवल प्रगतिवादी व समाजवादी में इकट्ठा पहनकर राजनीतिक लाभ अर्जित करना चाहती थी। अतः भूमि सुधार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजनीतिक इच्छा आवश्यक है। जानते हैं कि गवर्नमेंट को अपना वोट बैंक बनाना रहता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इन्होंने पब्लिक के ऊपर जो है इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनकी वोट बैंक की जो राजनीति है वो बिगड़ जाएगी। आगे प्रशासनिक तंत्र की यह सर्वविदित है कि प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता का एकमात्र कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। अतः जब राजनीतिक इच्छा शक्ति में दृढ़ता नहीं आ जाती,
तब तक प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद आदि को समाप्त नहीं किया जा सकता। भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने स्वयं ही उसे उलट पुलट कर दिया गया। अब आप जानते हैं कि अपने परिवार के लोगों को लोग पहले प्रायोरिटी देते हैं, तो ये भाई भतीजावाद, इन सब चीज़ों का भी सब सिस्टम धीरे धीरे प्रशासन तंत्र में समाप्त होना चाहिए जो है। और जिन लोगों को जिम्मेदारी दी, उन लोगों ने ही इसको गड़बड़ कर दिया जो है। ठीक है, तो आई होप कि आप देख रहे हैं कि क्या चीज़ें थी जो है, कि भूमि सुधार में क्या कमियां थी जो है, क्या थी उसकी आलोचनाएं जो जो की गई जो है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग देख लीजिए जो है। और इस वीडियो में इतना काफ़ी है आपके लिए जो है। इसके बाद जो है हम लोग जो है भारत में कृषि जोतों का आकार देखेंगे जो है, और जोतों के उपविभाजन अपघटन के कारण देखा जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग चकबंदी की तरफ जो है, ये हम लोग जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो है। मैं आपका अभिषेक सर जो है आप लोगों के लिए जो है रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग इसको जम के देखिए जो है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करिए, ताकि सबके दिमाग में ये चीज़ आ जाए जो है कि कैसे जो है तैयारी करनी है जो है। मैं आपको एक एक चीज़ धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं है। सब मार एकदम झुंड की तरह सारे जो है सब कोचिंग वाले एक साथ ऑनलाइन पे लग गए हैं जो है, देख रहे हैं जो है। बच्चा खोलता नहीं है, 100 नोटिफिकेशन एक साथ आ जा रहे हैं जो है। तो आप अपने आप को जो है मेंटली डिस्टर्ब ना करें जो है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल डराया जा रहा है जो है। एकदम आराम से आप लोग तैयारी करिए जो है, बहुत ज़्यादा एक साथ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है जो है। ठीक है, और आप लोग जो है धीरे धीरे इम्पोर्टेंट नोट्स PDF जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जो है। और एक दो वीडियो से ऊपर बहुत ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है आपको जो है, क्योंकि जो है आप दिन भर यही सब वीडियो ही इधर उधर करते रहेंगे, इनका पढ़ूँ उनका पढ़ूँ उनका, तो इससे सब मिक्स हो जाएगा। तो आप एक सिस्टम बना के जो है फॉलो करिए जो है, और धीरे धीरे अपनी तैयारी करते रहिए आप लोग जो है। मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा जो है, और अपना लेखपाल बनने का जो आपका सपना है उसको आपका पूरा करूँगा जो है। ठीक है, आप हमारे जो है इसके पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियो को जो है। और इसके बाद जो है आप फेसबुक और लिंक्डइन पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा जो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है।